Hi, good morning to all my medical aspirants and happy Republic Day to you all. And yes, of course, we are republic, we are independent, democratic country में रहते हैं. हाँ, but there are always a pros and cons ना. Okay, leave that topic. वो पूरा एकदम politics में नहीं घुसना है. So let's come to it. Our cell cycle जो हम पढ़ रहे थे previous class में. तो मैं अपना point of view यहाँ भी फिलहाल नहीं देना चाहूँगी. अब देखो बेटा, हमने सेल साइकिल में देख लिया था आपके सेल साइकिल प्रोसेस कैसे शुरू हो रहे थे, उसमें कौन कौन से फेज थे. तो डैट वाज 2 फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज. अब एम फेज को समझते हैं, फिर इंटरफेज को देखा जाएगा. तो एम फेज जो होती है सबसे ज़्यादा मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होती है लाइफ सेल साइकिल की. मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड का क्या मतलब? अच्छा, आपकी लाइफ का कौन सा वो पीरियड होता है जो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक होती है? आप खुद सोचोगे, आपको खुद पता चलेगा जब एट द एज ऑफ 60 आप पहुँचोगे. देन यू विल रियलाइज़ कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ड्रामा कब थी. व्हाट वाज द मोस्ट ड्रामेटिक? मुझे लगता है शायद व्हेन वी आर स्टडिंग, एक्चुअली बेसिकली व्हेन वी आर इन द प्रोसेस, दैट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, बिकॉज यू हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग डे टू डे. आप डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो. एंड स्पेशली व्हेन यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, जब आप बहुत लोगों से मिलते हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन्स, सो दैट इट, ठीक है. तो एम फेज जो होती है आपकी सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड होती है सेल साइकिल की. इसमें मेजरली आपके रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं वर्चुअली, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के उसके. और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में सेम ही रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. एंड दो ये हमारे कन्वीनियंस होते हैं किसके लिए? माइटोसिस के लिए, जो कि डिवाइडेड किए गए हैं 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस के क्या है? आपके 4 स्टेजेस. अगर कोई आपसे पूछेगा साइटोकाइनेसिस के कितने स्टेजेस है, तो साइटोकाइनेसिस में ऐसे पर्टिकुलरली कोई आपके स्टेज नहीं बताए गए हैं, वो फर्दर हम देखेंगे, ठीक है. तो बहुत ज़रूरी है कि क्या करो, आप समझो बेटा कि जो सेल डिवीज़न होती है ये कैसी एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, और ये वेरी क्लियर कट लाइंस होते हैं, बट इसे हम बहुत सारे स्टेजेस पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. मतलब इट सम रिस्पेक्टिव स्टेजेस वी कैन सी इट इज़ विजिबल, बट एट सम स्टेजेस इट कांट बी. तो कैरियोकाइनेसिस में मतलब न्यूक्लियस का जो डिवीज़न होता है उसमें आपके 4 स्टेजेस है. फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. अब देखो प्रोफेज को समझते हैं. तो प्रोफेज जो है ये फर्स्ट स्टेज है आपकी किसकी? कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस की, जिसमें आपके ये फॉलो करती है किसको? एस और G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज के बाद, ठीक है. मतलब जब तक आपके डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, G2 फेज में वो नहीं आएगा, देन वो फाइनली किस में लैंड करेगा? इन द प्रोफेज. क्या है? एस फेज है, G2 फेज है, G2 फेज के बाद क्या आया था? प्रोफेज. समझे? तो आपके एस और G2 फेजेस में क्या होते हैं बेटे? जो भी न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं, बट वो डिस्टिंक्ट नहीं रहते हैं. डिस्टिंक्ट नहीं रहते हैं इसका मतलब कि आपको वो क्लियरली क्या है? विजिबल नहीं होते हैं. वो इंटरवाइंड होते हैं. इंटरवाइंड मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं? पूरे जाल के फॉर्म में, वो नेटवर्क के फॉर्म में बिछे हुए होते हैं. और प्रोफेज जो होता है ये हमारे इनिशिएशन को बताता है. यहाँ से हमारे डीएनए का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है. मतलब क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू कर देती है, और क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो अनटैंगल्ड हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. फिर आपके जो सेंट्रोजोम होते हैं वो भी क्या होती है? आपकी डुप्लीकेशन हो जाती है. कब? एस फेज ऑफ इंटरफेज में ही. एंड नाउ वो कहाँ पे मूव करते हैं? हमारे ऑपोजिट पोल्स ऑफ दी सेल्स के टुवर्ड वो मूव कर जाते हैं. और जैसे ही हमारे प्रोफेज कंप्लीट होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ हमारे इवेंट्स हमें देखने को मिलती है. मतलब प्रोफेज स्टेज में आपको कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलती है वो लाइन टू लाइन एक बार समझ लेते हैं. तो जो आपकी क्रोमोसोमल मटेरियल होती है ये कंडेंस कर जाती है और एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना लेती है. क्रोमोसोम्स जो इसमें आप लोग बेटा देखते हैं वो किस चीज़ से बनी होती है? तो आपके 2 क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं एक सेंट्रोमेयर से. 2 क्रोमेटिड्स का मतलब देखो, एक क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, और यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रोमेयर. तो 2 क्रोमेटिड्स हैं एंड दे आर अटैच्ड बाय सेंट्रोमेयर. और सेंट्रोजोम जो होती है ये हमारी क्या होती है? डुप्लीकेशन में जाती है. कब? ड्यूरिंग इंटरफेज.
और ये तब मूव करती है किसके साइड, ऑपोजिट पोल्स ऑफ दी सेल, मतलब सेल्स के ऑपोजिट साइड दोनों एक दूसरे मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पे ये रहेंगे। और जितने भी सेंट्रोसोम होते हैं वहाँ से हमारी क्या निकलती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर्स। तो एस्टर्स का फॉर्मेशन आपकी किस फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, किस में, तो आपके प्रोफेज में होता है। और यहाँ पे दो जो एस्टर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और वहाँ से क्या बना लेते हैं, माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं फॉर द इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक डिवीजन। अब देखो ये रहा आपके अर्ली प्रोफेज का, और लेट प्रोफेज में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब देखो यही है आपका क्या, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम है, और यहाँ से आपके क्या हो रहा है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं। ये रहा सेंट्रोजोम, ये माइक्रोट्यूब्यूल, और दिस इज द एस्टर्स। चलिए समझते हैं आगे। और सेल जो होती है एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब हम इसे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो यहाँ पे कोई गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस नहीं होती है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, न्यूक्लियोलस नहीं होती है, और ना ही न्यूक्लियर इन्वेलप होती है। तो ये सारी क्या हो जाती है, इसमें सारे आपके जो भी ऑर्गेनेल्स है आउटसाइड योर सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ये सब रहती है, बिकॉज दैट विल गिव द एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी वही है एटीपी के लिए। बट ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके नहीं होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा आपके कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके प्रोफेज स्टेज में आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेंगे, दैट यू कांट सी। ओके, नाउ कमिंग टू मेटाफेज। अब देखो मेटाफेज में क्या होती है, तो ये कंप्लीटली डिसइंटीग्रेशन हो जाती है यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है पूरे तरीके से ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये पूरे तरीके से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, देयर इज नो न्यूक्लियर इन्वेलप लेफ्ट। और यहाँ पे हमारी क्या शुरू हो जाती है, सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस कहाँ से शुरू हो जा रही थी, जैसे ही माइटोटिक एपरेटस बन जा रही थी इन प्रोफेज। तो यहाँ से हमारी जो क्रोमोसोम्स है वो क्या कर रही थी, स्प्रेड कर जा रही थी, किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल से। एंड इस स्टेज तक हमारे जो कंडेंसेशन होते हैं क्रोमोसोम्स के वो कंप्लीट हो जाते हैं। एंड फिर हम देख पाते हैं बेटा कि क्लियरली ये माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल भी होते हैं। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को यहीं पे स्टडी की जाती है। मतलब जब क्रोमोसोम को हम स्टडी करते हैं तो दिस इज द फेज। नहीं तो अदरवाइज हमेशा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इंटरवाइंड फॉर्म में ही होते हैं। दे डोंट लाइक अ सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। और यही स्टेज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी की। और इस स्टेज पे आपके जो मेटाफेज क्रोमोसोम होते हैं वो टू सिस्टर क्रोमेटिड से बनते हैं, जो कि एक किससे जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमेयर। देखो एक ये सिस्टर क्रोमेटिड हुआ, दूसरा ये हुआ, और जुड़े हुए किससे हैं, सेंट्रोमेयर से, जो कि बीच में से जोड़ने का काम करे। देखो सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बनते हैं किससे, एक क्रोमोसोम किससे बनते हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड से। और एक स्मॉल डिस्क स्ट्रक्चर उसके सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर्स के, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, काइनेटोकोर्स। इफ यू रिमेंबर मैंने सेल में ये आपको पढ़ाया था, काइनेटोकोर्स है ना। फिर इसके मैंने पोजीशंस को भी बताया था, है ना। टीलोमेयर्स होते हैं, अब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट देते हैं किसके लिए, स्पिंडल फाइबर्स टू दी क्रोमोसोम्स। और यही पोजीशन में मूव करते हैं हमारे सेंटर ऑफ दी सेल पे। और मेटाफेज जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहाँ लाई करते हैं, इक्वेटर पे। एक अपने क्रोमेटिड को एक क्रोमोसोम कनेक्ट होते हैं काइनेटोकोर्स से, स्पिंडल फाइबर से, मतलब एक पोल से। और जो दूसरे आपके सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो भी कनेक्टेड होती है स्पिंडल फाइबर से ऑपोजिट पोल से, मतलब एक टुवर्ड द नॉर्थ, वन टुवर्ड द साउथ। मतलब एक साइड से कनेक्टेड रहेगा, मतलब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स ही क्या होते हैं, अलग होते हैं। तभी आपके क्रोमोसोम क्या होता है, कॉम्पोजिशन सेम रहते हैं। और जो प्लेन जो इसकी अलाइनमेंट होती है क्रोमोसोम्स की मेटाफेज पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। मतलब जो इक्वेटर पे ये ऐसे लाई करते हैं इसे बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। अब की फीचर्स आपके मेटाफेज में क्या होती है, तो इसमें जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होती है वो मूव कर जाती है कहाँ पे, आपके स्पिंडल इक्वेटर पे, एंड अनाइल हो जाती है मेटाफेज प्लेट के अलॉन्ग थ्रू हमारे स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। तो इस तरीके से इसकी क्या होती है, आपकी अलाइनमेंट होती है। नेक्स्ट इज एनाफेज। तो आई होप आप लोगों ने देखो ये डायग्राम समझ के अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज एंड देन मेटाफेज। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एनाफेज। एनाफेज में क्या होती है, तो आपके अगर मैं एनाफेज ऑनसेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपके जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेटाफेज प्लेट पे क्या होता है, स्प्लिट करते हैं साइमल्टेनियसली और टू डॉटर क्रोमेटिड्स को बनाते हैं। एंड इसे रेफर किससे किया गया है, डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द डॉटर
फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब ये आपके जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं इसे क्या बोला जाता है, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। एंड ये क्या करते हैं, माइग्रेशन शुरू कर देते हैं टुवर्ड द टू ऑपोजिट पोल्स। और जैसे कि आपके क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, जैसे ही मूव कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, सेंट्रोमेयर जो होती है हर क्रोमोसोम की रिमेन रहती है किसके तरफ, टुवर्ड्स दी पोल, एंड क्या बनाती है कि एज को बनाती है, एंड देन आपके आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स के साथ। अब देखो जैसे इस तरीके से, लुक एट दिस एनाफेज स्टेज, क्या हुआ, आपके एक सिस्टर क्रोमेटिड्स रिस्पेक्टिवली एक पोल पे चले गए एंड द सेकेंड पोल, यही हुआ। अब ये कैसे एक आर्म्स की तरह बनाई हुई है, दो फोल्ड्स में ये हो जाती है। और एनाफेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो इसमें आपके सेंट्रोमेयर्स जो होते हैं वो सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट होते हैं एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। हो रहा है, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हुई, दोनों के पास अब सेंट्रोमेयर है, क्रोमेटिड्स बोथ पोल्स के पास है, तो दैट मीन्स क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो रहा है। क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, मूव्स टू दी ऑपोजिट पोल्स, वो कहाँ पे मूव करते हैं, आपके ऑपोजिट पोल्स में मूव करते हैं। अब टीलोफेज समझते हैं, तो ये हम किसकी पढ़ रहे हैं, माइटोसिस के लिए पढ़ रहे हैं, सो रिमेंबर दैट। तो जैसे ही आपकी शुरुआत होती है, मतलब जैसे फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब टीलोफेज ही आपका क्या है, तो फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, दैट इज टीलोफेज। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो होती है रीच कर लेती है अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे, फिर कंडेंस कर जाती है और अपने इंडिविजुअलिटी को लूज कर लेती है। और ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो होते हैं अब ये ज़्यादा लॉन्गर आप देख नहीं सकते हो, और जितने भी सेट ऑफ आपके क्रोमेटिन मटेरियल्स रहते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं अपने दो अलग अलग डिफरेंट जो भी उनके पोल्स से रिस्पेक्टिवली। और इसमें आपके की इवेंट्स क्या देखने को मिलते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्लस्टर होते हैं आपके ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स पे, एंड इनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है और एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मतलब वो सारे क्या होते हैं एक साथ में मिल जाते हैं, दे कंबाइन। न्यूक्लियर इनवेलप जो होती है वो डेवलप होने लगती है किसके अराउंड, क्रोमोसोम के अराउंड, क्लस्टर्स के फॉर्म में, और जो पोल होती है वो हमारी दो डॉटर न्यूक्लियाई को बना देती है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फिर से बन जाते हैं। इस फेज में आपके क्या होता है, वापस से उसका रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। अब जब वो आपके क्या होंगे, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस दो बन गए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स दो हो गए, तो अब सेल को डिवीजन करनी चाहिए, ऑफकोर्स सेल को अब डिवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ से क्या शुरू होगा बेटा, आपका साइटोकाइनेसिस, और ये आपका इंटरफेज। अब देखो तो माइटोसिस कैसे हमारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारा एकम्प्लिश होता है सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम डॉटर न्यूक्लियाई मतलब कैरियोकाइनेसिस, बट जो सेल्स होती है इटसेल्फ वो खुद को डिवाइड कर लेती है सॉरी, बट जो सेल्स होती है वो खुद को डिवाइड कर लेती है टू डॉटर सेल्स, कैसे सेपरेशन के दौरान, ऑफ द साइटोप्लाज्म, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और एंड में जो हमारी थी होती है सेल जो होती है कंप्लीटली वो पूरे तरीके से क्या हो चुकी है, डिवीजन हो चुकी है। तो अगर एक एनिमल सेल की मैं बात करूँ तो इसमें हमारी क्या होती है, अपीयरेंस होती है एक फरो लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये जो फरो होती है मतलब जो ये बनती है लाइक गड्ढे, तो डैट विल वो धीरे धीरे क्या होती है डीप होने लगती है और अल्टीमेटली क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है सेंटर डिवाइडिंग सेल प्लाज्मा को दो पार्ट में। प्लांट सेल्स में क्या होता है, तो इसमें हमारे इनक्लोज और रिलेटिवली कि इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होता है, इसलिए इसमें अंडर गो ये साइटोकाइनेसिस में जाता है एक डिफरेंट मैकेनिज्म के दौरान। तो प्लांट सेल्स में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है सेंटर ऑफ द सेल से, और वो बाहर की तरफ ग्रो कर जाती है, एंड देन यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है न्यू वॉल का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सेल प्लेट, जिसके हेल्प से हमारे क्या होते हैं प्लांट्स में बनते हैं। बट एनिमल सेल में क्या होते हैं आपके फरो मेथड की वजह से ये बन जाते हैं, ओके। और जब हमारी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है तो ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे डॉटर न्यूक्लियस, मतलब जो भी दो डॉटर न्यूक्लियस मिल रही है, सेल्स मिल रही है उसके अमंग। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो होती है कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो फॉलो नहीं करती है साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलता था, फंगस में देखने को मिलता था, ऑफकोर्स मिलता था। साथ ही साथ आपके इंडोस्पर्म जो कोकोनट में होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, सिंसाइटियम का मतलब होता है वही मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस सेल, सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। अब देखो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि यूजुअली ये रिस्ट्रिक्ट करती है आपके डिप्लॉयड सेल्स को ओनली, मतलब लेकिन ये सिर्फ कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है, डिप्लॉयड सेल्स तक ही रहती हैं। कुछ लोअर प्लांट्स में या फिर सोशल आपके इंसेक्ट्स में हैप्लॉयड सेल्स जो होते हैं वो भी डिवाइड किसके द्वारा कर पाते हैं, तो माइटोसिस के द्वारा, मतलब इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये समझें कि सिग्निफिकेंस क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिवीजन का। तो क्या आपको कुछ एग्जाम्पल्स पता है,
जैसे कि आपने पढ़ा होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट्स, मतलब वैसे इंसेक्ट्स जिनके पास क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और वैसे इंसेक्ट्स जिनके पास डिप्लॉइड मतलब डबल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो माइटोसिस यूजुअली हमारा रिजल्ट है किसका, प्रोडक्शन हमारे डिप्लॉइड डॉटर सेल्स का विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ये आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को प्रोड्यूस करना जानते हैं। और जो भी ग्रोथ होती है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो भी कैसे होती है, माइटोसिस की वजह से ही होती है। सेल ग्रोथ जो होती है हमारा रिजल्ट किसकी वजह से, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेशियो हमारे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का। तो ये हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल है कि ये क्या करें, डिवाइड करें न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को एक सही मैनर में। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का सेल रिपेयर में भी। और जो भी सेल आपके अपर लेयर एपिडर्मिस हो गए, या फिर सेल्स लाइनिंग जो गट को लाइन कर रहे हैं, ब्लड सेल्स है जो कि कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, रिप्लेस्ड हो रहे हैं, तो इसमें कौन सी डिवीजन आपकी होती है, तो माइटोसिस डिवीजन होती है। माइटोटिक डिवीजन अगर प्लांट की बात करूँ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है, जैसे कि एपिकल में, लेटरल कैम्बियम में, जिसमें अब याद है पहले जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा है, क्या पूछा गया था कि प्लांट सेल्स जितने भी होते हैं क्या सबके सब कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं है। और कुछ जो होते हैं आपके माइटोटिकली करते हैं और कुछ मियोटिकली भी करते हैं। तो साथ ही आपके कंटिन्यूअस ग्रोथ प्लांट्स की थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। देखो सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस ही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके ये कहाँ तक कि सबसे पहली चीज़ तो ये रिस्ट्रिक्टेड है आपके डिप्लॉइड सेल्स, उसके बाद में माइटोसिस नहीं होती, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में ही होगी। बट जब हम मियोसिस पढ़ेंगे, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, तो ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो माइटोसिस तक ही रहने देते हैं, या फिर ये थोड़ा मैं बता दूँ, चलिए यहाँ तक मियोसिस को भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ इंट्रोडक्शन। अब देखो जो मियोसिस, तो इसमें जब भी प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, ऑफ स्प्रिंग के, बाय विच मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें फ्यूजन होते हैं आपके दो गैमेट्स का। तो इसमें हमें क्या चाहिए, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नीड होती है। तो गैमेट्स जो इसमें बनते हैं वो हमारे स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स से बनते हैं। अब देखो गैमेट्स बन रहे किससे, डिप्लॉइड सेल से, बट हमारा गैमेट्स बने डिप्लॉइड सेल से, बट गैमेट कौन सा सेल है, दैट इज हैप्लॉइड। तो उसे नीड किसकी होगी, माइटोसिस या मियोसिस, तो दैट द नीड विल बी मियोसिस। तो जो भी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स होते हैं डिवीजन, इसमें रिडक्शन होते हैं आपके क्रोमोसोम नंबर के हाफ, जिसमें हमारे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। और मियोसिस क्या करती है, इसका इंश्योरमेंट यही होता है कि ये प्रोडक्शन करती है आपके हैप्लॉइड फेज, जो कि हमारे लाइफ साइकिल में ये हेल्प करती है। और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या करती है, जहाँ जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है फिर से डिप्लॉइड फेज बन जाती है। तो मियोसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जैसे प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो इसलिए हमारे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स। तो इसके कुछ की फीचर्स आपके क्या है, तो मियोसिस में क्या होते हैं आपके दो सिक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं आपके न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियर डिवीजन वाले होंगे मियोसिस फर्स्ट, एंड सेल डिवीजन के लिए आपके मियोसिस सेकेंड। बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इसमें होता है। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो कब इनिशिएट होता है, जैसे ही पेरेंटल क्रोमोसोम जो होती है वो रिप्लिकेट कर जाती है और प्रोड्यूस करती है क्या, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट एस फेज। मियोसिस में आपके पेयरिंग भी होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब सेम टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड रिकॉम्बिनेंट दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में भी। और यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स जो बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, ना कि 2। ठीक है, तो अब इसको मियोटिक इवेंट्स ये रहे, इसको हम लोग कल देखेंगे। अब एक एक करके फेजेस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। एंड आई होप कि आपको माइटोसिस समझ में आ गई होगी, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस समझ में आ गई होगी, एम फेज का वो वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। एंड हाँ, क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप बनाने बैठोगे नहीं बनेंगे, इट्स कान बी पॉसिबल। जो अगर मन से पढ़ते हैं तो मैं नहीं मानती हूँ कि आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। एक बार मन से पढ़ के तो देखो, मतलब आपको जैसे लगता है ना कि आप पढ़ने बैठे हो, इफ़ यू आर स्टडिंग लाइक कि आप सोचोगे कि आप 8 से 10 घंटा पढ़े होगे, हो सकता है कि शायद आप उतना फुलफिल नहीं कर पाओ, बट अगर आप वो 5 घंटे भी मन से, जिसको कहते हैं बेटा, मतलब कहते हैं ना कि जहाँ आप बैठे हो बस आपके दिमाग में सिर्फ वो क्वेश्चन है और कोई बात नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन तो बेटा बाद में होगी ना, आप पहले पढ़ोगे तब तो नॉलेज होनी चाहिए ना, नॉलेज इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हो ही जाएगी। मान लो किसी का अगर नीट नहीं भी होता है बाय एनी रीज़न, जैसे मेरा नहीं हुआ, बट इट्स नॉट लाइक द एंड ऑफ द लाइफ ना, ऐसा नहीं होता है, यू कैन अचीव समथिंग एल्स टू। हो सकता है शायद आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, एंड ऑफ कोर्स यू विल, आप बने होते हो किसी और चीज़ के लिए।
तो ऐसा होता है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अपना बेस्ट दो, मतलब पढ़ने बैठते हो तो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, और फिलहाल टारगेट यही लेकर चलो कि मैं जितना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, लाइक द बेस्ट वन। ओके, सो बाय एंड हैव अ नाइस डे टू यू। अच्छे से आज पढ़ाई करो, आज तो आई थिंक बहुत बच्चों की छुट्टी होगी क्योंकि आज ऑफिशियल वेकेशन होती है। सो ओके, बाय बाय।